बात करेंगे प्राइमरी पॉलीडिप्सिया एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो इसकी बात करेंगे और फिर इसके कुछ कंडीशंस उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया गया कि कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। तो इसमें इन सब कंडीशन में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन प्रेजेंट होंगे या प्रोड्यूस होंगे और इसमें थर्स्ट बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है। पॉलीडिप्सिया में थर्स्ट तो बढ़ेगी लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस में थर्स्ट बढ़ भी सकती है नहीं भी। और यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी ये 1.006 से कम हो जाएगी। नॉर्मली ये होती है 1.006 टू 1.030 तक, लेकिन ये इससे भी कम हो जाएगी। और यूरिन ऑस्मोलैलिटी यूजुअली लेस देन 300 मिली ऑस्मोल पर केजी, और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी जो होगी वो लेस देन 300 मिली ऑस्मोल पर केजी हो जाएगी। ये कॉमन बात की जा रही है। उसके बाद फिर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में भी ट्रांजिएंट, और सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो ट्रांजिएंट भी हो सकता है इफ डैमेज इज बिलो हाइपोथैलेमिक मीडियन एमिनेंस। अगर डैमेज जो है हाइपोथैलेमिक मीडियन एमिनेंस जो है उसके नीचे है और इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में है। क्यों ऐसा है? तो देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एडीएच बनता यहाँ पे है हाइपोथैलेमस में, और यहाँ से फिर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू ये ब्लड में हमारे सर्कुलेट होता है और ये हमारे मीडियन एमिनेंस है। अगर यहाँ पे डैमेज हुआ तो एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाएगा या एडीएच का सिक्रेशन बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होगा। लेकिन ये ट्रांजिएंट इसलिए होगा क्योंकि जब एडीएच सिंथेसिस यहाँ हो रहा है तो यहाँ से सिक्रेशन यहाँ हो रहा है, लेकिन जब ये ब्लॉक हो गया तो कुछ देर बाद यहाँ से दोबारा इसकी सिक्रेशन यहाँ से डायरेक्ट सर्कुलेशन में होने लगेगी। तो यही यहाँ पे बताया गया कि सेंट्रल डायबिटीज़ में बी ट्रांजिएंट इफ डैमेज इज बिलो हाइपोथैलेमिक मीडियन एमिनेंस। तो अगर यहाँ पे है मतलब मीडियन एमिनेंस के नीचे अगर है तो ये ट्रांजिएंट होगा क्योंकि बाद में एडीएच सिक्रेशन होने लगेगा। यह प्रॉब्लम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है तो भी हाइपोथैलेमस से बनेगा और फिर ये सिक्रेट होगा, कुछ देर बाद कोई ना कोई रास्ता इसका बन जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पे दिया गया कि एडीएच इन हाइपोथैलेमस कैन स्टिल बी सिक्रेटेड सिस्टमिकली वाया पोर्टल कैपिलरीज इन मीडियन एमिनेंस। तो मीडियन एमिनेंस में जो है पोर्टल कैपिलरीज होती हैं ये वाली, इसके थ्रू ये डायरेक्ट सर्कुलेशन में ये सिक्रेट हो जाएगा एडीएच और फिर एडीएच काम करने लगेगा। तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस इस कंडीशन में ट्रांजिएंट होता है। अब उसके बाद बात करते हैं कुछ कंडीशन जैसे पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया में देखिए डिफिनेशन क्या है, एक्सेसिव वाटर इनटेक। इसमें बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे। और फिर कॉज क्या होता है इसका, साइकेट्रिक इलनेस होगी या तो हाइपोथैलेमिक लीजन्स अफेक्टिंग थ्रस्ट सेंटर। तो थ्रस्ट सेंटर हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है जो अफेक्टेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है। और इसमें सीरम ऑस्मोलैलिटी में देखिए क्या चेंजेस आएंगे, बहुत ज़्यादा हम पानी पिएंगे तो इसकी वजह से सीरम की ऑस्मोलैलिटी ये डिक्रीज हो जाएगी। और एडीएच लेवल की अगर हम बात करें तो एडीएच लेवल यहाँ पे नॉर्मल भी हो सकता है और नॉर्मल से कम भी हो सकता है, क्योंकि हमारा हाइपोथैलेमस प्रॉपर काम कर रहा है तो हम कम से कम एडीएच सिक्रेट करेंगे। मोस्टली क्या होगा, एडीएच कम होगा नॉर्मल लेवल से। और फिर वाटर रिस्ट्रिक्शन, अगर हम पानी 2 घंटे के लिए 2 से 3 घंटे के लिए पानी ना दें तो उसमें क्या होगा, देखिए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन यूरिन ऑस्मोलैलिटी। इस यूरिन की ऑस्मोलैलिटी जो होगी वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी और कितना इंक्रीज होगी, लगभग 700 मिली ऑस्मोल पर केजी से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, क्योंकि से हमारा हाइपोथैलेमस ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिटेंशन करना चाहेगा। इसकी वजह से यूरिन की ऑस्मोलैलिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए 700 मिली ऑस्मोल पर केजी से भी ज़्यादा हो सकती है। और डेस्मोप्रेसिन तो यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी। और ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो वाटर रिस्ट्रिक्शन, इसमें हम वाटर रिस्ट्रिक्शन ही कर सकते हैं, ये हमारा ट्रीटमेंट है। उसके बाद है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि इस हिस्से में प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से एडीएच सिंथेसिस या सिक्रेशन नहीं हो पाता है। अगर एडीएच सिंथेसिस नहीं हो रही है तो हमेशा के लिए होगा, और सिक्रेशन अगर यहाँ पे इन हिस्से में प्रॉब्लम है तो वो ट्रांजिएंट होगा और बाद में फिर इधर से डायरेक्ट एडीएच सर्कुलेशन में रिलीज हो जाएगा। तो ये देखिए इसका कॉज क्या है, ये इडियोपैथिक होगा। सबसे पहले सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, एडीएच रिलीज में प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर ये इडियोपैथिक होगा या ब्रेन इंजरी जैसे ट्रॉमा, हाइपोक्सिया, ट्यूमर, सर्जरी, इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज, इन सब कंडीशंस में सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलेगा। और सीरम ऑस्मोलैलिटी की हम बात करें तो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एडीएच जब ज़्यादा नहीं होगा तो एडीएच देखिए यहाँ पे वर्क करता है और इस चैनल को यहाँ लाता है, इम्बीड कर देता है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। लेकिन जब एडीएच सिक्रेट ही नहीं होगा तो ये चैनल जिसको हम एक्वापोरिन 2 बोलते हैं, ये इस पर इम्बीड नहीं हो पाएंगे, वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सीरम ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और फिर उसके बाद है एडीएच लेवल की बात करें तो एडीएच लेवल जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। जब एडीएच रिलीज कम हो रहा है तो एडीएच लेवल कम हो जाएगा। और वाटर रिस्ट्रिक्शन, अगर हम पानी 2 से 3 घंटे के लिए ना दें तो क्या होगा, नो चेंजेस और स्लाइड इंक्रीज इन यूरिन ऑस्मोलैलिटी। तो चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि अब यहाँ पे
एडीएच पहले से नहीं है तो जो है यूरिन ऑस्मोलिटी वो उतना अपना आता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है वाटर। या स्लाइट इंक्रीज इन यूरिन ऑस्मोलिटी, हाँ कुछ रिसेप्टर्स कुछ चैनल्स जिससे काम कर रहे हैं उसकी वजह से स्लाइट इंक्रीज इन यूरिन ऑस्मोलिटी हो जाएगी। उसके बाद डेस्मोप्रेसिन का क्या काम है, तो देखिए डेस्मोप्रेसिन जब हम देंगे तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन यूरिन ऑस्मोलिटी, यूरिन ऑस्मोलिटी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा और लगभग 50% से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडीएच था नहीं पहले से, लेकिन ये रिसेप्टर एडीएच के लिए सेंसिटिव थे, इसलिए जब हम एडीएच देंगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑस्मोलिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एडीएच यहाँ पे चैनल आ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिटेंशन होगा, इसकी वजह से यूरिन की ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगी। और ट्रीटमेंट क्या है? वही डेस्मोप्रेसिन, हम डेस्मोप्रेसिन देंगे जिसको हम कैटेगराइज करते हैं 1 डेसामाइनो 8 डी आर्जिनिन वेसोप्रेसिन, ये इसका फुल फॉर्म है। और फिर उसके बाद है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में प्रॉब्लम कहाँ होती है? इस चैनल पे होती है। यहाँ पे ये जो हमारी किडनी का पार्ट है ये एडीएच से रेजिस्टेंस हो जाते हैं और एडीएच यहाँ पे वर्क नहीं कर पाता इस पूरे सेल पे, तो उसकी वजह से देखिए क्या होगा, हेरिडेटरी ये तो होता है। सबसे पहले देखिए एडीएच रेजिस्टेंस बताया गया कि एडीएच रेजिस्टेंस हो जाएगा, और फिर इसके कॉजेज देखिए। सबसे पहला कॉज है हेरिडेटरी, एडीएच रिसेप्टर म्यूटेशन, एडीएच का जो रिसेप्टर्स है वो उसमें म्यूटेशन हो जाएगी। और फिर ड्रग्स हैं जैसे लिथियम, डेमेक्लोसाइक्लिन और हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैलीमिया भी इसके कॉज हैं कि हमारे नेफ्रॉन एडीएच से रेजिस्टेंस हो जाते हैं। और फिर इसमें सीरम ऑस्मोलिटी की हम बात करें तो सीरम ऑस्मोलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सीरम ऑस्मोलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर एडीएच लेवल की बात करें तो एडीएच लेवल देखिए ये नॉर्मल रहेगा या इंक्रीज हो जाएगा। एडीएच लेवल नॉर्मल भी रह सकता है और इंक्रीज भी हो जाएगा, और मेनली ये इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एडीएच ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे काम करना चाहेगा। जब रिस्पांस नहीं आएगा तो हाइपोथैलेमस ज़्यादा से ज़्यादा एडीएच रिलीज करेगा, तो एडीएच की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और वाटर रिस्ट्रिक्शन अगर हम करते हैं तो वही होगा नो चेंजेस, क्योंकि पहले से यहाँ पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो वाटर रिस्ट्रिक्शन करने से भी हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। और स्लाइड इंक्रीज इन यूरिन ऑस्मोलिटी, कुछ जो चैनल काम करते हैं उससे कुछ वाटर एब्जॉर्ब होंगे, जिसकी वजह से यूरिन ऑस्मोलिटी में स्लाइड इंक्रीजमेंट होगा। और मैनेजमेंट की बात करें या ट्रीटमेंट, तो मैनेज द अंडरलाइंग कॉज। सबसे पहले तो जो मेन कॉज है उसको हम खत्म करेंगे सबसे पहले, जैसे लो सॉल्यूट डाइट हम देंगे, इसी तरीके से HTZ या एमाइलोराइड, इंडोमेथासिन, इन सब का इस्तेमाल हमको बहुत एहतियात से करना पड़ेगा। तो ये पूरा हमारा ये कंडीशन रहा पॉलीडिप्सिया डायबिटीज इंसिपिडस में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। और इसमें ये देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि ये वाटर रिस्ट्रिक्शन का 2 से 3 घंटा। और डेस्मोप्रेसिन के बारे में क्या बताया गया कि डेस्मोप्रेसिन कब हम इस्तेमाल करेंगे, जब सीरम ऑस्मोलिटी 300 मिली ऑस्मोल पर केजी से ज़्यादा हो जाए या प्लाज्मा सोडियम लेवल वो 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाए, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। या यूरिन ऑस्मोलिटी डज नॉट इंक्रीज डिस्पाइट ऑफ प्लाज्मा ऑस्मोलिटी, या यूरिन की ऑस्मोलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है लेकिन प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इन सब कंडीशन में डेस्मोप्रेसिन यूज़ किया जाएगा।